नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने जितना कुछ भी डिस्कस किया था, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, मैक्सिमा मिनिमा हो या ग्राफ के बारे में हो, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए आज हम मैथमेटिकल टूल का अगला टॉपिक जो वेक्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, वेक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इसके बिना फिजिक्स सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं वेक्टर। अब देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। हिंदी में इसको हम अदिश राशि बोलते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन रीड करते हैं। स्केलर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली अ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन और कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। देखो, स्केलर क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब जो आपका स्केलर क्वांटिटी है उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है, वो सब के रूल को हम जैसे अलजेब्रा में यूज करते थे उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए इसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपका मास हुआ, मास आपका स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम हुआ, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी हुआ, ये भी स्केलर है। टेम्परेचर भी आपका स्केलर है। अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मास कैसे आपका स्केलर है। अब देखो, आपने लिखा 5 kg, तो कोई भी आदमी है वो एक समझ जाएगा कि एक कोई वो चीज है जिसका वजन 5 किलो रखा हुआ है। तो देखो, इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं हुई, केवल मैग्नीट्यूड और इसकी यूनिट की हमें जरूरत हुई। इतना सफिशियंट होता है स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ऐसे आपको लिखा गया 6 मीटर क्यूब। तो आपको पता चल जाएगा कि एक कोई स्पेस है जिसका वॉल्यूम 6 मीटर क्यूब है। अब देखो, इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो जिस क्वांटिटी को लिखने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, कोई डायरेक्शन की जरूरत ना हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, टेम्परेचर आपने लिख दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि कहाँ किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। आपने लिख दिया, कोई भी बंदा होगा वो समझ जाएगा कि कोई आपका मटेरियल है या कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। अब आइए इस पे हम नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं उसको एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लेते हैं अपने पास एक ब्लॉक है जिसका वेट है 5 kg। एक और ब्लॉक है जिसका वेट है 6 kg। देखो, जब हम इसको ऐड करेंगे, इन दोनों का हम कंबाइंड देंगे तो एक ब्लॉक बनेगा और इसका वजन कितना होगा? 11 kg होगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, यहाँ हमने जैसे अलजेब्रा में नॉर्मल एडिशन करते थे, 5 + 6 = 11 आता था, ऐसा सारा ऑपरेशन हम स्केलर क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्केलर क्वांटिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं कि वेक्टर है क्या। अब देखो, वेक्टर क्वांटिटी है क्या उसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, वेक्टर है क्या। अब वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। देखो, वेक्टर आपका वो है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। बिना डायरेक्शन के आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। If a physical quantity in addition to magnitude has a specific direction as well as obey the law of parallelogram of addition, then only it is said to be a vector quantity। देखो, यही सफिशियंट नहीं है वेक्टर होने के लिए, इसके साथ साथ आपका जो वेक्टर है, जो भी क्वांटिटी है,
वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इस लॉ को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो उसको हम वेक्टर नहीं बोलेंगे। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल से दिखाऊँगा कि कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आती हैं। अब वेक्टर के कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं उसको देखते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुई, एक्सेलरेशन हुआ, ये सब आपके वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो आपको जैसे डिस्प्लेसमेंट लिखना है, 5 मीटर आप लिखोगे तो कोई बंदा समझेगा क्या है 5 मीटर क्या है, तो केवल डिस्टेंस है। आप एक पॉइंट से इस पॉइंट तक गए। अब मानो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हो, ए से बी की तरफ। अब इसको लिखने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे 5 मीटर फ्रॉम ए टू बी। अब देखो यहाँ आपने डायरेक्शन बताया कि एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है और इसकी डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर। देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ी जो 5 है, और डायमेंशंस की भी ज़रूरत पड़ी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे ही आपका वेलोसिटी है। अब आइए इसको और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मानिए एक आपका पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब जब आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये कोई पार्टिकल है जो 5 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड होगा। स्पीड आपकी स्केलर में आएगी। देखो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं बताया गया है कि आपका ईस्ट जा रही है, वेस्ट जा रही है, नॉर्थ जा रही है या साउथ जा रही है। कोई भी डायरेक्शन दिया नहीं है। अगर मैं इसी को लिख दूँ, ये आपका है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो देखो इससे आपको क्या समझ में आया कि ये आपका पार्टिकल है जो ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की तरफ से जा रहा है। तो देखो यहाँ ईस्ट जो रहा ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन, और ये आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका और एग्जांपल देते हैं। अब मान लेते हैं अपना ए पॉइंट ए है, इसको हम दे देते हैं यूएसए। मान लीजिए यूएसए है आपका, आपको यूएसए से चाइना जाना है। तो आप कैसे जाओगे? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लेते हैं इसके बीच की डिस्टेंस जो है अपनी अप्रॉक्स 11,600 किलोमीटर है। अब देखो इसको कैसे लिखा जाएगा अगर किसी को बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, इसको मैं पूरा लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंट है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यूएसए टू चाइना, देखो कैसे आप लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यूएसए टू चाइना इज कितना है आपका 11,600 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में है, आप यूएसए से चाइना किस डायरेक्शन में, अगर कोई फ्लाइट जा रही है तो आपको डायरेक्शन बताना होगा, नहीं तो किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी। अब जाना था आपको चाइना, वो किसी और कंट्री में चली गई तो उस डायरेक्शन में पहुंची ही नहीं। तो इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यूएसए टू चाइना 11,600 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, इन ईस्ट। अब देखो जो भी इसको रीड करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि हमें यूएसए से अगर चाइना जाना है तो ईस्ट डायरेक्शन में हमें 11,600 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ जो 11,600 रहा ये आपका मैग्नीट्यूड रहा, और ये जो रहा इन ईस्ट ये आपका रहा डायरेक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी क्वांटिटी का हम डायरेक्शन और ये कैसे दिखाते हैं। अब आइए एक स्पेशल केस है करंट के बारे में। देखो करंट जो आपका होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसमें देखो डायरेक्शन भी होता है करंट में जो है आपका, और आपका मैग्नीट्यूड है। तो आपको पता है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो इसका देखो आपको डायरेक्शन भी दिया है, मैग्नीट्यूड भी दिया है। तो डेफिनिशन के हिसाब से ये क्या होना चाहिए आपका, डेफिनिशन के हिसाब से आपका वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आता। वेक्टर का हमने एक और क्राइटेरिया लिखा है, वो भी इसको फुलफिल करना पड़ेगा। अगली क्राइटेरिया क्या है इसकी, अगली क्राइटेरिया इसकी है कि ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, अभी हम पैरेललोग्राम को आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको उसको बता द उसका फार्मूला होता है कि जैसे अगर 2 वेक्टर हैं उनका एडिशन करोगे तो आता है आपका, मैं यहाँ लिख के उसको दिखाता हूँ। पहले मैं करंट आपको समझाता हूँ। मानो एक करंट है, ये दूसरे पॉइंट से करंट आ रहा है, दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। यहाँ से दोनों का समेशन होके इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बी दे देते हैं और इस पॉइंट को हम ओ दे देते हैं।
यहाँ से जो करंट आया उसको हम क्या बोलेंगे I1, इधर से जो करंट आया उसको I2 और जो इनका रिजल्टेंट आया उसको बोले I। अब देखो जो इस डायरेक्शन में करंट जा रही है O से C की तरफ, O से C की तरफ आपका क्या करंट गया है I, और I आपका क्या है, इन दोनों का सम है। अब देखो ए आपका जो नॉर्मल अलजेब्रा है उसके समेशन को फॉलो किया है, आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को नहीं फॉलो करता करंट। अगर देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर हम उसमें लिखेंगे तो उसका फार्मूला मैं आपको अभी जस्ट दिखा दे रहा हूं, अभी इसका मैं डेरिवेशन भी करूंगा। I1² प्लस I2² प्लस 2I1 इंटू I2 इंटू कॉस थीटा। थीटा जो होता है इनके बीच का एंगल होता है, इन दोनों का जहां मिल रही हैं। अब देखो जो ए लॉ है इसको ए भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा वेक्टर होने के लिए, लेकिन ये इस लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है, केवल इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल की डायरेक्शन हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन जो आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम था उसको ये फॉलो नहीं किया, तो ये आपका वेक्टर नहीं हुआ। देखो ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, या आप वाइवा या इंटरव्यू दोगे तो वहाँ भी पूछा जाता है कि करंट में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी ए वेक्टर नहीं है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। तो वेक्टर होने के लिए आपका क्या-क्या क्राइटेरिया हुआ? वेक्टर होने के लिए आपको देखो डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये तीनों क्राइटेरिया सैटिस्फाई करेगी, तभी इसको हम बोलेंगे कि ये अपना वेक्टर है। अब आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये रहा आपका, माने कोई पोजीशन जिसको हम दे देते हैं, यहाँ से गया, ये रहा, इस वे में हम लिखते हैं, यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा, इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। देखो जो वेक्टर है, जो ए पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं टेल, और जो बी पे पॉइंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन जहां एरो है, इसको हम बोलते हैं हेड, और जो एंगल आपका बना रहा है यहाँ, एंगल को हम बोलते हैं डायरेक्शन। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसे एक लाइन दी है तो इसका ये रहा टेल, ये रहा हेड, और जितना एंगल आप ये बना रहा है जिस लाइन से, मानो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी से भी बना रहा होगा, तो ये होगा उसका डायरेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब देखो सिंबल, सिंबल के लिए लिखा कैसे जाएगा? इसको हम लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, ए बी, ऊपर ए वेक्टर का सिंबल लगा देते हैं। तो ए, इसका क्या मतलब हुआ ए बी वेक्टर का? कि जो वेक्टर है वो आपका ए से निकल रहा है, बी की तरफ जा रहा है। कहीं भी ऐसा लिखा आए तो आपको ये समझ जाना है कि ए से निकल के बी की तरफ जा रहा है। अब देखो हर जगह तो ऐसे लिखते नहीं, कुछ वेक्टर्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसका ये पूरा ना लिख के हम केवल सिंगल कैपिटल लेटर लिखते हैं। ए वेक्टर जैसे दे दिए तो इसका मतलब हुआ कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है। बी वेक्टर हो गया आपका, कोई भी हो गया, मान लो पी वेक्टर हो गया। कभी-कभी क्या होता है, आपका फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम आर वेक्टर से दिखाते हैं, जैसे पोजीशन वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर हुआ, कुछ भी दिखाना आप किसी भी डायरेक्शन में ले ले रहे हो, क्योंकि हम कुछ मैग्नीट्यूड नहीं मान रहे हैं। ये हुआ आपका एक फोर्स वेक्टर। तो वेक्टर को दिखाने के ये कुछ सिंबल्स हैं। अभी हम इसका डिस्कस करेंगे, नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। अब देखो हर जगह ऐसा लिखने में दिक्कत आती थी, इसलिए एक सिंगल लेटर वाला निकाला गया ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। अब आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला वेक्टर है अपना पैरेलल वेक्टर। अब देखो पैरेलल लाइन आपने देखा होगा, पैरेलल लाइन आपका क्या होता था कि दो ऐसी लाइन जिनके बीच का जो गैप है, जो उनके बीच का गैप होता था, मानो एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी, अगर इनके बीच का गैप सेम रहे किसी भी पॉइंट पे आप लो, तभी इसको हम पैरेलल बोलते थे। ऐसे ही ये होता है पैरेलल वेक्टर का। देखो जो यहाँ आपका सी है, ये सेम रहता था तभी हम इसको पैरेलल बोलते थे। आपको ये पता होगा कि एक दूसरे के पैरेलल लाइन कब होती है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस गैप जितना होगा वही गैप यहाँ होगा।
किसी भी 2 लाइन के बीच में कहीं भी 2 पॉइंट पे आप मेज़र करोगे तो गैप आपका सेम आएगा। अब पैरेलल वेक्टर समझते हैं क्या होता है। अब देखो पैरेलल वेक्टर आपका होता क्या है कि इसी तरह आपके 2 वेक्टर मान लो वेक्टर ए रहा और एक इसी के पैरेलल वेक्टर बी रहा। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। देखो इन दोनों के बीच गैप सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। यहाँ आपका डायरेक्शन अगर इनके बीच जो है, इनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। सेम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन इज़ सेम। ये आपका क्राइटेरिया है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन इज़ सेम। तभी आपका पैरेलल वेक्टर की कैटेगरी में आएगा। अब आइए दूसरा टाइप देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका हम नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाओगे, मान लो 2 वेक्टर हैं। पी वेक्टर हुआ, क्यू वेक्टर हुआ, ये रहा आपका फॉरवर्ड, ये रहा आपका बैकवर्ड में। आइए अगला देखते हैं इसका अगला टाइप। दूसरा टाइप जो इसका है वो है इक्वल वेक्टर। अब देखो इक्वल नाम से ही पता है 2 वेक्टर इक्वल कब होंगे। पहला कंडीशन वेक्टर का क्या था? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। तो इक्वल होने के लिए आपको इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और आपको इनका डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। देखो जितना मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का है, उतना ही मैग्नीट्यूड आपका बी वेक्टर का है। यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। देखो दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी वो इक्वल वेक्टर बोलेंगे। चाहे इसको आप इस डायरेक्शन में भी दिखा देता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो। उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, तभी उसको हम बोलते हैं कि इक्वल वेक्टर। इसको आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि है क्या। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। आप एग्जाम्पल से भी इसको देख सकते हो। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सब भले छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आगे चल के यही बेसिक्स आपके क्लियर नहीं रहते, जिसकी वजह से क्वेश्चन करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। अगर एक बार बेसिक आपका अच्छे से क्लियर रहेगा, तो कभी भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगेगा ही नहीं। अब आइए तीसरा हम देखते हैं, तीसरा है अपना एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। अब देखो एंटी पैरेलल नाम से ही पता है कि एक दूसरे के ये समांतर नहीं होंगे। पैरेलल में एक दूसरे के समांतर थे, यहाँ एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे। तो क्या होगा? दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जो ए वेक्टर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो अगला आपका किधर होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। यही रहा आपका आप एंटी पैरेलल का। अब इसे मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, तो अगले की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन इसके पैरेलल ही होना चाहिए। बस केवल आपकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, ऐसा भी आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये रहा एंटी पैरेलल। अब देखो अगला आइए देखते हैं। चौथा है आपका नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है उसको समझते हैं। जो आपका वेक्टर हुआ, अभी देखो हमने जो देखा एंटी पैरेलल में, इसमें मैग्नीट्यूड ये सब नहीं सेम होते थे। लेकिन जो आपका नेगेटिव वेक्टर होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा। इट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। इसमें जो दोनों वेक्टर होंगे, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर ये 5 यूनिट है तो बी भी आपका 5 यूनिट ही आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक फॉरवर्ड है तो दूसरा बैकवर्ड होगा। एंड हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। आप इसको नोट कर लेना, ये भले छोटी पॉइंट है बट ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन को, वहाँ ये सब पता होना चाहिए कि कब निगेटिव हो रहा है कब पॉजिटिव हो रहा है। तो देखो आपका ये वेक्टर रहा इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होगा? बी मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। देखो जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड बी का भी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है एक दूसरे के? आप देखो एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह आप इसको देख सकते हो, ये रहा आपका पी वेक्टर। अब दूसरा कैसा होगा? इसके जस्ट अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए।
तो जो p वेक्टर है, p वेक्टर इक्वल टू माइनस q वेक्टर लिखेंगे। यहाँ आपका a वेक्टर इक्वल टू माइनस b वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड सेम है, अगर डायरेक्शन उल्टा हुआ तो हम वेक्टर को माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है कोलिनियर वेक्टर। देखो कोलिनियर नाम से ही पता है, कोलिनियर, को मतलब एक और लीनियर मतलब एक लाइन में। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में हो उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। दे एक्ट इन सेम लाइन। जो भी वेक्टर है वो सब आप देखोगे सबका एक्टिंग पॉइंट एक कॉमन लाइन में ही होगा। दे एक्ट अलोंग अ सेम लाइन। आइए इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि ये होता कैसे। अब देखो आप यहाँ ए का डायरेक्शन रहा तो बी भी आपका इसी लाइन पे एक्ट करेगा। ये रहा आपका बी वेक्टर। देखो भले दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन इनका देखो एक्टिंग पॉइंट एक ही लाइन में है। जिस लाइन पे आपका ए जा रहा है उसी लाइन पे आपका बी जा रहा है। ये रहा एक दूसरे के जब अगर सेम डायरेक्शन में है, देखो जिस डायरेक्शन में आपका P जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका Q भी जा रहा है। लेकिन इनका जो एक्टिंग पॉइंट है देखो इसी लाइन के अलोंग ये सब जा रहे हैं, आप देखोगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब को लीनियर वेक्टर बोलते हैं। आइए अगला समझते हैं, को इनिशियल वेक्टर। अब देखो को इनिशियल वेक्टर होता क्या है कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो। नाम में ही क्लियर है, आप नाम पे जाइएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि को इनिशियल मतलब इफ दे हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट, जहां से वेक्टर निकल रहे हैं। इफ दे हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। आपने देखा होगा वो पानी का फव्वारा वो सब आता है नीचे से, देखो सब एक ही पॉइंट से निकल रहे होते हैं। उनका ओरिजिन क्या होता है, उनका ओरिजिन सेम होता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, को इनिशियल पॉइंट। तो ये वेक्टर का फॉर्म है तो यहाँ हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। तो आइए इसे हम डायग्राम से समझते हैं। अब देखो ये रहा आपका एक पॉइंट, जितने भी वेक्टर जाएंगे चाहे जिस डायरेक्शन में जाए, ए वेक्टर हुआ चाहे आपका बी वेक्टर हुआ सी वेक्टर, किसी भी डायरेक्शन में जाए, देखो सबका ओरिजिन क्या है आपका, ये ओ ही सबका कॉमन ओरिजिन है। तो कोई इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके आपके ओरिजिन पॉइंट एक कॉमन पॉइंट होता है। अब आइए अगला समझते हैं, को टर्मिनस। अब देखो टर्मिनस नाम से ही क्लियर है, टर्मिनस क्या होता है, जहां पे सब चीजें आके मिलती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, को टर्मिनस मतलब सब आ रही हैं एक जगह पे ही मिलेंगी। तो जितना वेक्टर आएगा सब एक कॉमन पॉइंट पे ही मर्ज होगा। देखो जो ओ पॉइंट है, किसी भी डायरेक्शन से आपके वेक्टर आ रहे हैं लेकिन सबका कॉमन पॉइंट कहाँ आ रहा है, ओ में आ रहा है। तो ये रहा आपका ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आप नाम दे दो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर। देखो ए बी सी डी ई एफ आप किसी को भी देखो सब निकल चाहे जिस पॉइंट से रहे हो लेकिन आके एक जगह पे ही मिल रहे हैं। जैसे आपने सिंक देखा होगा पानी का, कहीं से भी पानी आ रहा है बेसिन में, देखो आपका कहीं से भी आता है तो सब एक कॉमन पॉइंट से ही होके जाता। पानी का आप देखोगे ऐसा आ रहा होता है, इधर से आ रहा था, कोई स्ट्रेट लाइन आ सकता है जब आप टैप खोलोगे, कोई इस स्ट्रीम में आती कोई इस स्ट्रीम में, लेकिन देखो सब जाती कहाँ है, एक कॉमन पॉइंट से ही नीचे पाइप में जाती है। तो इसको हम बोलते हैं आपको कोड टर्मिनस। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से विजुलाइज हो गया होगा कि कोड टर्मिनस होता क्या है। अब आइए अगला हम देखते हैं, अगला टाइप का वेक्टर है आपका कोप्लेनर वेक्टर। अब देखो को मतलब समान होता है, कोप्लेनर वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि ये सब एक ही प्लेन में होने चाहिए। देखो इसका है कि थ्री, इसका डेफिनेशन देखते हैं, थ्री आर मोर वेक्टर्स। देखो एक दो नहीं, मिनिमम तीन हो जाए, तीन से ज्यादा, थ्री आर मोर वेक्टर्स आर से ये तभी को प्लेनर होंगे जब ए इफ दे लाई इन सेम प्लेन। प्लेन आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप देखोगे कि प्लेन किस टाइप के होते हैं। वो जब अगला चैप्टर आएगा मोशन इन प्लेन, वहां मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ आप जस्ट केवल इतना समझ लो कि इफ एक प्लेन जैसे हुआ आपका
एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं, तो आप देखोगे कोई होता है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ऐसे हर का एक अलग-अलग प्लेन होता है। इफ दे लाई, इसका डेफिनिशन आपको मैं लिख देता हूँ, डेफिनिशन नोट कर लीजिएगा। इफ दे लाई इन सेम प्लेन। अब आइए इसे हम डायग्राम से समझते हैं कि होता कैसे है। अब देखो, ये अपना एक प्लेन मैंने बना दिया, ये रहा एक प्लेन। जितने भी वेक्टर होंगे वो सब इसी प्लेन में होंगे, चाहे उनका डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उससे अपने को मतलब नहीं है। अपने को केवल ये है कि जितने भी वेक्टर हैं, वो सब एक प्लेन में होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये रहा टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अपना रिज़ॉल्यूशन, ये वेक्टर का रिज़ॉल्विंग। वेक्टर का रिज़ॉल्व हम सॉरी, इसके पहले मैं आपको एक और टॉपिक डिस्कस करता हूँ, जो होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो देखो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर एंड यूनिट ऑफ वेक्टर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इसको मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। इसके बाद हम रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर देखेंगे। मॉडुलस ऑफ वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड इसे ही बोला जाता है, कि जो आपको वेक्टर दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। कोई अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है, तो आइए इसे समझते हैं। देखो, आपको कोई वेक्टर दिया है, मान लेते हैं ए वेक्टर दिया हुआ ए है बी। देखो, जो वेक्टर आपने लिखा है ए बी वेक्टर, इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, वो कितना लेंथ होगा उसी को हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर से। तो जो आपका ए वेक्टर आया, ए वेक्टर ही आपका होगा मैग्नीट्यूड। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए वेक्टर इक्वल टू, देखो ये जो लाइन आया है इसको हम कैपिटल ए से नाम देते हैं, इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। अब देखो, ए वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? मॉड ए वेक्टर इक्वल टू ए। यहाँ मैं नाम चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, एम एन दे देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड है आपका ए। तो इसका देखो क्या आएगा, जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो उसका मॉडुलस मतलब जो अंदर दिया है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब कैसे करेंगे उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं अपने को एक वेक्टर दिया है जिसकी डायरेक्शन है एक्स वाई कैप प्लस वाई जे कैप। अब अपने को बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे? इसका मॉडुलस लोगे, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इस अब देखो, इस टाइप के वेक्टर का मॉडुलस लेने के लिए आप सिंपली एक्स का स्क्वायर कर दीजिए प्लस वाई का स्क्वायर कर दीजिए और इसका अंडर रूट ले लीजिए। उसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर। जो आपका मॉडुलस होगा वो आएगा रूट, जो आई का होगा कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस जो जे डायरेक्शन में होगा कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं अपने को एक वेक्टर दिया हुआ है, ओ बी वेक्टर इक्वल टू दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे? ओ बी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड क्या निकालोगे? बस आप रूट के अंदर जो i का कोफिशिएंट, देखो i j के 3 डायरेक्शन होती है, वो अभी मैं आपको इसके बाद डिस्कस करूंगा। अभी आप जो डायरेक्शन के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ है उनका स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 9 प्लस 4। जब इसको करोगे तो आएगा रूट 13। जो ये वेक्टर हुआ इसका मैग्नीट्यूड हुआ आपका 13। तो इस वेक्टर का लेंथ कितना आपको मिला? रूट 13 यूनिट। ये रहा इसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड के बारे में। अगला टॉपिक है आपका यूनिट ऑफ वेक्टर। देखो, ये सब बहुत ही छोटे पॉइंट हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को यही सब बेसिक्स क्लियर नहीं रहता है, इसलिए उन्हें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। एक बार आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, यूनिट वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं? जो यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं उसको हम एक कैप कैप बोलते हैं। कैप मतलब आपका होता है यूनिट वेक्टर। ये जो आपका वेक्टर है उसको हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो उसी का जो रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपका क्या होता है? जो उस डायरेक्शन में दिया जाता है। अब देखो, ये होता क्या है, इसका जो रिजल्ट आएगा इट लैक्स बोथ
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देखो इसमें दोनों आएगा क्योंकि ये वेक्टर जो है वो आपका वेक्टर है और जो आपका यहाँ आ रहा था, इसमें आप देखोगे इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आता, नो डायरेक्शन। तो जो मॉडुलस निकालते हैं उसमें कोई डायरेक्शन नहीं आता, केवल उसमें हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अ, आइए आगे देखते हैं। अब देखो जो आपका यूनिट वेक्टर है इट इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका एक और डेफिनेशन से आप समझ सकते हो कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। कोई भी वेक्टर होगा आप उसका निकालोगे मैग्नीट्यूड। अब देखो इसको हम यूज क्यों करते हैं, ये स्पेस में कोई डायरेक्शन है उसको हम देने के लिए यूज किया जाता है। मान लो एक अपना वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो हम ऐसा देते हैं, इसीलिए हम इसको यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो पर्पज होता है, इट्स पर्पज, देखो ये सब छोटे-छोटे पॉइंट हैं बट आपको समझ में आने चाहिए। इज टू स्पेसिफाई, देखो जो स्पेस में डायरेक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफाई अ डायरेक्शन इन स्पेस। अब आइए इसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं। मान लेते हैं अपने को एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब अपने को पूछ रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड। फाइंड यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर का आपका डेफिनेशन क्या होगा इसका, जब आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करोगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसका मॉडुलस होगा। मॉडुलस, तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए। तो मॉडुलस हम कैसे निकालते थे, मॉडुलस निकालने के लिए आप जो इनका कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का हम अंडर रूट देते हैं। अब देखो आई के साथ क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 1 1, तो ए आ जाएगा आपका √6। ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड। अब इसको इसमें रखते हैं यूनिट वेक्टर के लिए। यूनिट वेक्टर के लिए आप ए वेक्टर क्या दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय आपका मॉडुलस। मॉडुलस क्या आया √6 आया। अब इसको आप इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, तो इंडिविजुअल के लिए आप क्या करोगे आई कैप बाई √6। अब देखो आई डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है √6, ऐसे ही जे कैप डिवाइडेड बाई √6 प्लस 2 के बाई √6। ये रहा इसका यूनिट वेक्टर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी देखो आगे इस पे मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी आप केवल कॉन्सेप्ट याद रखो कि यूनिट वेक्टर और मॉडुलस होते क्या हैं। यूनिट वेक्टर होता है कि किसी भी वेक्टर को हम स्पेस में उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। इसका होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस, और मॉडुलस निकालने के लिए आप आई जे के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके हम समेशन करते हैं। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, वेक्टर का रिजॉल्विंग। अब देखो वेक्टर का हम रिजोल्यूशन करते क्यों हैं। सबसे पहले मान लेते हैं अपने को एक वेक्टर दिया हुआ किसी डायरेक्शन में, यहां से आपका एक वेक्टर जा रहा है। अब देखो अगर कोई आपसे बोले कि क्या किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप इसको बताओगे मानो भी वेक्टर है। अब कोई पूछे कि एक्स डायरेक्शन में क्या आया, वाई डायरेक्शन में क्या आया, इंडिविजुअल आप बताओ इसका इफेक्ट। अब देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से कुछ एंगल्स बना रहा है, मान लेते हैं थीटा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रिजॉल्विंग की जरूरत होती है। तो वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है इसके परपेंडिकुलर, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। उसी को हम डिटेल में समझते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू आर मोर वेक्टर्स इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। देखो अगर हम इसको दो डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, यहाँ मैं आपको डिटेल में
एक-एक करके दिखाता हूँ। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ से आपको जो मिलेगा, वो आपका आएगा जो ये अकेला प्रोड्यूस कर रहा था, मानो ये अकेले 5 न्यूटन का बल लगा रहा था, तो अब जो बल लगेगा अगर उसको हम डिवाइड कर दें, तो उनका कंबाइंड भी 5 न्यूटन ही देगा। तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में अपने को एक वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर। अब आइए इसका हम एक डायरेक्शन ए लेते हैं। इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल जो इसके डायरेक्शन में है। देखो इसका जब यहाँ से हम लाइन डालते हैं परपेंडिकुलर, अगला आएगा इसके नॉर्मल। तो देखो जो इसका इस डायरेक्शन में आया यहाँ से, इसको एक डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल, बोलते हैं ए वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। और जो आपका इस नॉर्मल डायरेक्शन में जा रहा है, ये रहा आपका नॉर्मल डायरेक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है ए वेक्टर अकेला, अगर हम ए एन और ए टी का जो नॉर्मल और टेंजेंशियल का इफेक्ट है, इसको हम समेशन करेंगे तो ए भी ए के बराबर ही प्रोड्यूस करेगा। अब आइए इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, उसका मेथड हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। अब अपने को हम मान देते हैं एक वेक्टर दिया हुआ है जो आपका एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ से जब ये थीटा बना रहा है तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, और सेम आप लाइन वाई एक्सिस पे। जो एक्स एक्सिस पे आया उसे हम क्या बोलेंगे, ए एक्स, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और नॉर्मल डायरेक्शन को हम ए वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल आएगा। अब देखो जो ये ट्रिंगल है आपका, इस ट्रिंगल को ध्यान से देखिए। इसको मैं यहाँ बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। वेक्टर फॉर्म में आपको लिखता हूँ। तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे? एक वेक्टर रहा आपका एक्स एक्सिस में, दूसरा वेक्टर ये रहा वाई एक्सिस। अगर हम इसका समेशन करें, देखो ये किस डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में, और ए है आपका आई डायरेक्शन में, जो है आपका ए एक्स आई कैप। अब जो ए एक्स और आई को ऐड करने पे जितना आएगा, उतना ही ये यहाँ से अगर हम उसका रिजॉल्व निकालें तो सेम देगा। ये सेम क्या है, ए वेक्टर है, और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो देखो इसको हम लिखते कैसे हैं, ए वेक्टर इक्वल टू, अब देखो कितना, ये तो एक ही था और ये दोनों इसको डिवाइड होके पार्ट बने थे, दोनों का समेशन कर दीजिए। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। देखो इसको इस वे में लिखते हैं, जो वेक्टर का इसका कंबाइंड इफेक्ट आएगा। अब देखो यहाँ से आप साइन थीटा निकालो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन थीटा इक्वल टू हमने देखा था होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए वाई है। मैं यहाँ डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ। ए वाई डिवाइडेड बाई आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है आपका, आपका हाइपोटेन्यूज है यहाँ देखो क्या है, ए वेक्टर। अब जब आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाई आपका क्या बनेगा, ए वाई आपका बनेगा, ए वाई इक्वल टू आया ए साइन थीटा। तो यही रहा इसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल डायरेक्शन में हुआ, उसका कौन कंपोनेंट जाएगा, ए वाई देखो किसके बराबर आया है, साइन थीटा के बराबर। इसी तरह हम एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं। देखो जब ए ट्रिंगल था अपना, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। यहां से वेक्टर था ए एक्स और ए वेक्टर था आपका ए वाई। जो कंबाइंड इफेक्ट आ रहा था वो था आपका ए वेक्टर, और एंगल बन रहा था थीटा। अब देखो cos थीटा इक्वल टू आप क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल टू होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस आपका क्या है, ए एक्स है, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ से जब ए एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ए क्या आएगा आपका, ए cos थीटा। तो जब भी आप रिजॉल्व किसी वेक्टर का करोगे तो जो एक्स एक्सिस पे आएगा, मानो एक कोई आपको लाइन दी हुई है, देखो ए वेक्टर। तो जब आप इसको एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये होगा ए cos थीटा, अगर ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, और ए डिस्टेंस आपका कितना आएगा, ए साइन थीटा। ये हमने यहाँ डेफिनेशन में इसको डिराइव करके भी देख लिया
कि ये सब आता कैसे है। उम्मीद करता हूँ आपको रिज़ॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कुछ मत करना, देखो ऐसे अगर लाइन दिया रहे, वेक्टर दिया रहे, जहाँ से एंगल बना रहा, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ से एंगल बना रहे उस लाइन को नीचे गिरा देना। इसको हम नीचे गिराएँगे तो कहाँ आके गिरेगा? एक्स एक्सिस पे गिरेगा, इस डायरेक्शन में जाके। थीटा जहाँ से एंगल बना रहा है उसी डायरेक्शन में जाके गिरा देना। वो आपका कॉस का कंपोनेंट होगा और उसके अपोजिट जो जिस साइड एंगल नहीं बन रहा है, देखो इस साइड एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ आपका साइन आएगा। ये रहा इसकी ट्रिक। अगर आपको ये ना याद हो, तो इसको याद रखिएगा कि जिस लाइन से एंगल बना रहा है, वो आपका कॉस का आएगा और जिस लाइन से नहीं बना रहा है, वहाँ आपका साइन का आएगा। देखो ये रटना मत, अगर हमने इसको जैसे ही चेंज किया, अभी देखो हमने ले लिया आपका, मान लेते हैं लाइन यहाँ से थीटा बना रहा है। अब देखो आप रटना मत, आप उस कॉन्सेप्ट को याद रखो। ये थीटा कहाँ किस लाइन से बना रहा है? इस लाइन से, तो इस पे इसका क्या आएगा? कॉस का कंपोनेंट आएगा। तो इधर आएगा आपका कॉस का कंपोनेंट और इधर आपका क्या आएगा जहाँ से एंगल नहीं बना रहा है? ये आएगा आपका साइन का। तो कभी भी वेक्टर रिज़ॉल्व करना हो, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस मेथड को लगाना इज़िली सीख जाओगे। अब आइए उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमने वेक्टर निकाल लिया था, क्या आया था? ax I कैप प्लस ay j कैप। अब अपने को अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड हमने देखा था कि इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेना है। तो कोफिशिएंट क्या है? ax है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब अगला अपने को इसमें डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे? जो थीटा एंगल है, तो यहाँ मैं ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ था आपका ax, यहाँ था आपका ay। अब आपसे यहाँ से डायरेक्शन पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है थीटा। तो थीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? ay डिवाइडेड बाई ax। यहाँ से जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ay बाई x आएगा। तो ये रहा, जब भी आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कोई भी वेक्टर दिया रहे, उसको हम निकालते कैसे हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सब के बारे में हमने सीखा। जहाँ थीटा आपका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको सिंबल याद रहे। देखो बहुत बार क्या होता है, आप तो फार्मूले याद कर देते हो लेकिन आपको सिंबल्स याद होते नहीं, तो वहाँ आप फार्मूला जान के भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या वैल्यू दिया हुआ है। इसलिए जब भी कोई भी फार्मूला लिखो तो वहाँ सबका सिंबल्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर का हम रिजॉल्विंग कैसे करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल if the component of its velocity along the horizontal is 250 kilometer per hour. What is the actual velocity? Find also the vertical component of velocity. देखो ये कह रहा है कि एक हवाई जहाज है जो आपका हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल होता है, वहां से जो उस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है वो आपकी 250 किलोमीटर पर आवर है। देखो जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो भी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 250 किलोमीटर पर आवर। ये आपको डेटा दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से ये जा रहा है और वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या है। तो आइए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखो जब भी वेक्टर का क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले डायग्राम बनाइए। ये रहा एक्स डायरेक्शन और ये रहा आपका वाई डायरेक्शन। अब यहाँ से एक हवाई जहाज टेक ऑफ किया, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी v है, v वेक्टर है। यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, इसकी वैल्यू अपने को दिया हुआ है 30 डिग्री। अब जो देखो आपका x डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, vx इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 250 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए इसको सॉल्व करके हमसे v की वैल्यू पूछ रहा है, उसको निकालते हैं। तो x डायरेक्शन में आपका क्या होगा? vx इक्वल टू आपका क्या होता है? v cos थीटा। देखो जब इस डायरेक्शन में है आप इसको सीधा इस लाइन पे ला देना, इधर आपका कॉस आएगा, जिधर से एंगल नहीं बना रहा है उधर आपका साइन जाता है। आपको पता होना चाहिए जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई है। और ना समझ में आए तो फिर आप ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के राइट एंगल का आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके वहां से भी इसको निकाल सकते हो। अब देखो वी एक्स की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? 250 और v की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा। कॉस
थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है √3/2। तो 2 आपका क्या होगा ऊपर चला जाएगा 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू आएगा आपका 288.67 मीटर किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यूनिट किलोमीटर में है। यूनिट का विशेष ध्यान रखना। देखो आप कितना इजीली वी एक्स आपको दिया था, वी का कंपोनेंट वेक्टर का यूज करके हम निकाल दिए। अब इसका इफेक्ट वाई डायरेक्शन में क्या है उसको निकालते हैं। तो वी वाई इक्वल टू क्या होगा वी साइन थीटा। अब जे आपको यहाँ भी मिल चुका है, थीटा भी पता है, तो हम वी वाई निकाल सकते हैं। वी वाई आपका आ जाएगा 288.67 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 रखिए। 288.67 इंटू 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए वैल्यू आएगी 144.33 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आप जब हम वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे थे तो उसका डेफिनेशन क्या था कि जितना वो अकेला प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसका हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कंपोनेंट का एडिशन करें तो सेम ही प्रोड्यूस करेगा। यहाँ आप उसका एडिशन भी करके देख सकते हो अगर आपको करना है। अब आइए ये रहा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। अब आइए 3D में देखते हैं कि 3D में कैसे होता है। 3D में जाने से पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूं वेक्टर का, जो आपका कोऑर्डिनेट में होता है। अभी तक हमने एक्स वाई और यही पढ़ा था। यहाँ आप 3 डायमेंशन हम देते हैं एक्स वाई जेड। आपको एक्स वाई पता है, तीसरी जो है वो इसके पैरेलल आई है। ये रहा आपका प्लस जेड। अब देखो जो इसकी निगेटिव साइन है उसको भी लिख देते हैं -x -y एंड -z। जो देखो एक्स डायरेक्शन में होता है वो होता है आपका आई कैप। जो वाई डायरेक्शन में जाता है ये नॉमेनक्लेचर है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन शुरू से ही फॉलो हो रहा है इसलिए हम इसी को यूज करेंगे। जो वाई डायरेक्शन में होगा वो होगा जे कैप, और जो जेड डायरेक्शन में होता है वो होता है के कैप की डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे 3D में तो वहां आपका आई जे के 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता रहा हूं आपको, ताकि वहां आपको कोई दिक्कत ना हो कि एक्स वाई जेड मैंने लाया क्या है। देखो एक्स वाई आपको पता थे 2D होता था, और जैसे ही जेड आया तो ये 3D हो गया। 3D हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस हैं। 3 डायमेंशंस क्या क्या है आपका, एक्स है, वाई है एंड जेड है। तो आइए अब इसका हम एनालिसिस करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D। तो जैसे 3D आया सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना देते हैं 3D का। देखो ये रहा आपका x कंपोनेंट, इधर रहा आपका y कंपोनेंट, और ये रहा आपका z कंपोनेंट। अब यहाँ से हम एक वेक्टर देते हैं। यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये रहा एक वेक्टर हम मान देते हैं। अब देखो इसका हम प्रोजेक्शन देते हैं x एक्सिस पे कितना आया। यहाँ से हम इसी तरह इसका देंगे मिरर इमेज। यहाँ से इसका जितना आया इसका प्रोजेक्शन हम देंगे z एक्सिस पे, और इसी का प्रोजेक्शन यहाँ से आप लो वाई एक्सिस पे, और यहाँ से इसका जो आया है देखो ये अपना एक पॉइंट है यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे यहाँ से जाएगा, वाई एक्सिस पे यहाँ से, एंड ये रहा आपका जेड एक्सिस। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। अब इसका हम नाम दे देते हैं, वाई डायरेक्शन में है तो ये रहा आपका ए वाई वेक्टर, इधर एक्स डायरेक्शन में है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वो होगी आपकी ए एक्स वेक्टर। यहाँ से यहाँ तक आपका है ए वाई वेक्टर, और यहाँ से ओ ए से जो है इस पॉइंट तक ये है आपका ए जेड वेक्टर। तो आपका ए एक्स ए वाई और ए जेड समझ में आ गया होगा। अब जो एंगल्स बना रहे हैं उस एंगल्स का हम यहाँ नाम देते हैं एक कोऑर्डिनेट बना के, कि इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये सब निकालते कैसे हैं वो सब भी आपको क्लियर होना चाहिए। आइए उसको हम देखते हैं। देखो 3D हम एक फिगर बनाते हैं। आपको ये फिगर आपने कई बार बनाया होगा, आपको पता होगा। इसी को हम बना के इसमें समझेंगे कि ये सब होता कैसे है।
अब देखो इस बॉक्स में आप एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस बनाइए। ये रहा आपका जेड एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस एंड ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। अब यहाँ से हम मान लेते हैं एक अपना वेक्टर है, यहाँ से कोई भी। ये वेक्टर जो है और इन सब की पहले डायमेंशंस भी लिख लो। यहाँ से यहाँ ये दूरी कितनी है? जो ए है। देखो वाई एक्सिस पे हम जा रहे हैं। वाई एक्सिस पे क्या है? ए वाई। इसको नाम दे देते हैं ए वाई। एक्स एक्सिस पे कितना गए हैं? इसका जब प्रोजेक्शन लोगे ए एक्स, और ये रहा आपका ए जेड। ए जेड पे कहाँ आए हैं? यहाँ तक। देखो ये आपका यूनिट क्यूब है, यहाँ सबका आपका जो डायमेंशन है वो एक-एक यूनिट है, इसलिए मैंने इसमें लिया है ताकि आपको पता रहे। अब आइए इसका एंगल्स बना देते हैं। देखो जो यहाँ से एंगल्स बना रहा है, तो यहाँ मैं फिर कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो जो यहाँ से एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है आपका अल्फा, और जो वाई एक्सिस से बना रहा है, वो बना रहा है आपका क्या? बीटा। एंड आपका जो देखो ये आप एंगल कहाँ से मेजर करोगे? ए लाइन जो है जहाँ से वेक्टर जा रही है, इसको आप तीनों एक्सिस से मेजर करो। तो जो एक्स से लिया उसको हमने अल्फा नाम दिया, जो वाई से लिया उसको बीटा नाम दिया। अब यही जो आपका यहाँ आपका मैं एक कलर देता हूँ, जो एंगल इस वेक्टर से जेड डायरेक्शन में आया उसको हम नाम देते हैं गामा। अब एक-एक का हम डायरेक्शन निकालते हैं कि ये होता क्या है। आइए एक-एक करके इसका निकालते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 3D का हम लेते कैसे हैं। देखो आपको ये समझ में आ गया होगा एंगल्स का। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि एंगल हमने लिया कैसे। कुछ नहीं किया है, एक्स एक्सिस से जितना बना रहा है वो वेक्टर उसको हमने दिया आपका अल्फा, वाई से जितना बना रहा है उसको नाम दिया बीटा एंड जेड से जो बना रहा है उसको नाम दिया गामा। अब देखो यहाँ से आप कॉस अल्फा लेते हैं सबसे पहले, तो कॉस अल्फा इक्वल टू आपका क्या आएगा इस एंगल का? देखो तो यहाँ आपका आएगा ए एक्स बाई ए। जो इसका डिस्टेंस है, देखो इसकी मैग्नीट्यूड कितना है? जो यहाँ आपका हाइपोटेन्यूज है उसका ए है, तो यहाँ से जब आप ए एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? ए एक्स इक्वल टू आपका आएगा ए कॉस अल्फा। ये रहा एक्स डायरेक्शन में जब हम इसका रिजॉल्व करेंगे। इसी तरह आप वाई डायरेक्शन के लिए आप देखो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप केवल उसको देखिएगा। वाई डायरेक्शन के लिए आप इस ट्रायंगल को देखो यहां से यहां तक, तो एंगल बन यहां रहा है, तो इसका बेस क्या होगा? बेस ए वाई होगा और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए है। तो इसको हम लिखते हैं इस एंगल की, यहाँ आप लगाइए कॉस बीटा। कॉस बीटा इक्वल टू क्या होगा आपका? ए वाई बाई ए। तो यहाँ से जब आप ए वाई की वैल्यू निकालोगे, ए वाई आपका क्या आएगा? ए कॉस बीटा। तो ए रहा इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, कि वाई डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट आएगा। अब इसी तरह हम इसका जेड डायरेक्शन में लेते हैं। अब देखो जेड डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे? ए पूरा ट्रायंगल को लोगे, ए जो ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल का आपका क्या है? ए जेड इतना हम लेंगे, जेड एक्सिस में है। देखो इसको पूरा नहीं लेना, यहाँ से लेके आपका जो आप 3D में देखोगे एक पॉइंट ए यहाँ पे दिखा रहा है, और ये सब ऐसे एक्स है वाई है और 3D यहाँ ऊपर है। तो जो यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर रही है वो आप देखोगे ऊपर से ऐसा होके जाएगा। तो कास गामा इक्वल टू आपका आएगा ए जेड बाई ए। तो जब आप यहाँ से ए जेड का वैल्यू निकालोगे ये आ जाएगा ए कॉस गामा। देखो जिस डायरेक्शन में जितना एंगल अगर दिया रहे तो हम उस डायरेक्शन को रिजॉल्व करके इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि हमने एक-एक करके तीनों डायरेक्शन में निकाल लिया। अब आइए इसका हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं। देखो वेक्टर अब तीनों डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? ए वेक्टर अपना क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर अपने को जो दिया हुआ है उसको हम कैसे लिखेंगे? ए एक्स आई कैप एक्स डायरेक्शन में जितना है प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते थे? आई जे के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देते थे। तो मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसका डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन देखो अभी हमने पीछे निकाला था
कॉस अल्फा इक्वल टू अपना क्या आता था? कॉस अल्फा इक्वल टू आपका आया था ए एक्स बाई ए। तो यहाँ से आप अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा? अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स बाई ए। यहाँ से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। अल्फा जो है आपका एक्स से उस वेक्टर पे कितना एंगल बना रहा है। इसी तरह आप बीटा निकाल सकते हो। बीटा इक्वल टू क्या आएगा? कॉस इनवर्स बीटा किस डायरेक्शन में था? वाई, ए वाई बाई ए। इसी तरह आप गामा निकाल सकते हो। गामा आपका आएगा कॉस इनवर्स ए जेड बाई ए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, जो यहाँ था आप देखोगे बस उसी का यहाँ से हमने डायरेक्शन ले लिया है कि यहाँ से किस डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं 3D पे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें कह क्या रहा है? ए मैन रोज अ बोट with a speed of 18 kilometer per hour in the northwest direction. The shoreline makes an angle of 50 degrees south of west. Obtain the component of the velocity of the boat along the shoreline and perpendicular to the shoreline. देखो ये कह रहा है कि एक आदमी है जो 18 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में नाव लेके जा रहा है। अब जो आपका शोर लाइन है, देखो आप जब बोट और वो देखो उसका एक शोर लाइन होता है, उसका स्टार बोर्ड, ये सब अलग-अलग नॉमेनक्लेचर होते हैं। तो जो उसका शोर लाइन है, वो जो आपका साउथ वेस्ट है, वहाँ से 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट है, आप शोर लाइन के परपेंडिकुलर बताइए और उसके पैरेलल बताइए। तो आइए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो जब भी वेक्टर आए आप डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करिए, तो आपको अच्छे से चीज़ें दिखने लगेंगी। अब देखो आपको बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट, तो सबसे पहले आप डा सारा डायरेक्शन ड्रॉ कर लो। अब देखो इधर ईस्ट होता है, नीचे आपका साउथ होता है, ऊपर आपका नॉर्थ होता है और लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट होता है। अब देखो ये लेके किधर जा रहा है? 18 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये रहा आपका नॉर्थ वेस्ट। अब देखो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर नॉर्थ वेस्ट बोले तो मतलब ये यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये यहाँ से 45 एक कॉमन है। अब ये रहा इसका शोर लाइन। शोर लाइन को हम यहाँ से इसे दिखाते हैं। जो इसका शोर लाइन है, शोर लाइन आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से कितना बना रहा है? यहाँ से जो एंगल बन रहा है देखो वेस्ट से, मेक एन एंगल ऑफ 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। देखो साउथ से आप वेस्ट यहाँ की जो एंगल बना रही है वो आपका बना रहा है 15 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखो अगर ये बना रहा है आपका 15 डिग्री, तो अगर नॉर्थ वेस्ट क्वेश्चन में बोला है तो ये इनडायरेक्टली कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये सब आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर नॉर्थ वेस्ट बोले, नॉर्थ ईस्ट बोले या साउथ ईस्ट बोले या साउथ वेस्ट बोले तो इसका जस्ट हाफ होता है, एंगल होता है 90 डिग्री, तो इसका हाफ जस्ट कितना होगा? 45 डिग्री। अब देखो जो बोट आपका है वो इसका हम प्रोजेक्शन लेते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का। तो यहाँ से जब आप इसका लोगे, देखो शोर लाइन से लेना है, आप शोर लाइन पे इसका प्रोजेक्शन लेके आइए। इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन आएगा। अब देखो जहाँ से एंगल बना रहा है हमने उसी डायरेक्शन में लाया है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये आपका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और आपसे इसका वर्टिकल पूछ रहा है, तो वर्टिकल का आपकी इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? इसकी डायरेक्शन मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ। ये रहा इसका डायरेक्शन। यहाँ पे हम इसके परपेंडिकुलर ले जाते हैं। अब जो एंगल यहाँ से बना रही है, ये इसका देखो आएगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहाँ से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जो देखो यहाँ से आपका शोर लाइन से और जो नॉर्थ वेस्ट का है, टोटल एंगल आपका बोट कितना बनाएगी? मैं अगले स्लाइड ऐड करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो जो बोट है आपका, बोट मेक एन एंगल। देखो अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन केवल आपका डायरेक्शन का है, 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ये कितना होगा आपका? 16 डिग्री होगा और ये कहाँ से आपका बना रहा है? विथ द शोर लाइन। तो शोर लाइन से हमने देखा कि हमारा बोट कितना एंगल बना रहा है?
60 डिग्रीज़ बना रहा है। इसको हमने इसलिए सोर लाइन से लिया क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमको वो जो इसका परपेंडिकुलर बताना है वो आपको सोर लाइन से ही बताना है, इसलिए हमने सोर लाइन को डायरेक्शन बनाया है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको जब थीटा मिल गया है, अब पूरा आपका थीटा कितना आ गया है? थीटा पूरा आपका आ गया है 60 डिग्री। अब चाहे आपसे वर्टिकल पूछे, चाहे आपसे हॉरिजॉन्टल पूछे, आप इज़िली बता सकते हो। तो अपने से क्या पूछ रहा है? कंपोनेंट जो वेलोसिटी है सोर लाइन से, वो उसके एक परपेंडिकुलर पूछ रही है, एक उसके डायरेक्शन में पूछ रही है। तो ये उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हुआ ये वाला, और ये उसका हुआ परपेंडिकुलर सोर लाइन के। देखो सोर लाइन आपका यहाँ आ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है जो यहाँ से 90 डिग्री बनाए। तो अब आइए इसको एक-एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसका हॉरिजॉन्टल में है वो वेलोसिटी देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी कितनी है? यहाँ एक कितने रफ्तार से जा रहा था नॉर्थ वेस्ट में? 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। तो इसकी वैल्यू रखते हैं। VH इक्वल टू 18 इंटू कॉस 16। जब इसको सॉल्व करेंगे कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ए आ जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर। देखो जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया वो आया 9 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे परपेंडिकुलर में पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप क्या करोगे? उसका साइन कंपोनेंट ले लो। 18 इंटू साइन 60, साइन 60 का मान पता है आपको √3/2 होता है। 18 इंटू √3/2, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15.6 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, बस आपको डायरेक्शन ड्रॉ कर देना है। फिर ये एंगल आपको दिया हुआ था कि जो वेस्ट है, साउथ वेस्ट, वहाँ से आपका 15 डिग्री बना रहा है, और हमको पता है कि नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में 45 डिग्री होता है एंगल। अब आपसे बोट है, बोट आपका ये है, ये लाइन का जो है। अब बोट आपका सोर लाइन से कितना एंगल बना रहा है? 45 प्लस 15 60 डिग्री बना रहा है। अब इसका अपने को एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका सोर लाइन पे आएगा, तो इधर कॉस आएगा, और एक इसका परपेंडिकुलर मतलब इधर साइन आएगा। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर दिए। ये रहा इसके बारे में। आपको 2D और 3D का आइडिया आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अभी हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अभी वेक्टर में एक और टॉपिक है जिसको हम जीरो वेक्टर या इसी को हम नल वेक्टर बोलते हैं। अब ये डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। देखो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नल वेक्टर की ज़रूरत क्यों हुई। अब देखो कोई वेक्टर है, आप उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू ना चेंज हो, तो उसके लिए कुछ ऐसा वेक्टर चाहिए जिसके ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कोई इफेक्ट ना आए। तो ऐसे वेक्टर को नाम दिया गया जीरो वेक्टर। अब आइए जीरो वेक्टर का हम डेफिनेशन देखते हैं। जीरो वेक्टर आर नल वेक्टर इज ए वेक्टर दैट हैज ए जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। देखो एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आप दिखाइए या ना दिखाइए, कोई मतलब नहीं होता इसका। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं दो आदमी हैं, ये आदमी है, इनके हाथ में मैंने एक एक इनके पास एक एक रस्सी है। अब देखो ये दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं और हमने ऐसा अज्यूम किया है कि दे अप्लाई इक्वल फोर्स। इधर से F1 लगा रहे हैं और इधर से F2 लगा रहे हैं। तो जितनी वैल्यू F1 की है, उतनी ही वैल्यू आपकी F2 की होगी। देखो जो F1 और F2 हमने बराबर ले लिया है। अब देखो जब F1 और F2 बराबर है, तो जब हम इसका नेट लेंगे, तो नेट हमारा क्या आएगा? ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएगा 0। तो इसी को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। देखो यहाँ फोर्स तो आपका लग रहा है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो इसलिए हमें जीरो वेक्टर की आवश्यकता हुई। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक वेक्टर है आपका इस डायरेक्शन में है F1 और इस डायरेक्शन में है F2। ये रहा F1, ये रहा F2। अब देखो दोनों में तो आपका मैग्नीट्यूड ये सब है, लेकिन जब इनका कंबाइंड करोगे तो क्या आएगा? F1 F2 बराबर है, तो ये आएगा 0। ये रहा जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल्स, और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? उसको हम जीरो वेक्टर से डिफाइन करते हैं। अब आइए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी दिखा देते हैं। देखो कोई अगर ऐसे लाइन आए,
तो उसको हम बोलते हैं आपका वेक्टर। वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं और जीरो वेक्टर को हम एक पॉइंट से डिफाइन करते हैं। ये रहा आपका पॉइंट, पॉइंट को हम लिखेंगे जीरो वेक्टर और ये लाइन रही आपकी ए वेक्टर। कि आपको ये डिफरेंट क्लियर होना चाहिए कि जीरो वेक्टर को हम कैसे नोटेशन देते हैं। अब आइए इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको हम देखते हैं कि इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है, जो आपकी जीरो वेक्टर है। अब देखो जीरो वेक्टर की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी कांस्टेंट वेक्टर में आप जोड़ो, ए वेक्टर में आप जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो इसकी जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो। और देखो किसी भी चीज़ में आप जीरो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो फाइनल आंसर में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। बस आपको वही याद रखना, वही सेम रूल वेक्टर में फॉलो होता है। दूसरा रूल है आपका कि अगर किसी कांस्टेंट टर्म का हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो आपका जीरो वेक्टर ही आएगा। जहां आपका ये है लैम्डा है आपका रियल नंबर। देखो किसी भी रियल नंबर को हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो कंबाइंड इफेक्ट उसका आएगा जीरो वेक्टर। अब देखो किसी वेक्टर में यहाँ हम मान लेते हैं आपका जीरो है, जीरो वेक्टर और ए वेक्टर। अब जीरो वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो इसका भी कंबाइंड इफेक्ट आपका जीरो वेक्टर ही आता है। जहां ये वेक्टर है आपका ये एक वेक्टर है। अब देखो अगर हम जीरो वेक्टर का किसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, जीरो वेक्टर इंटू ये रहा आपका डॉट, ये रहा क्रॉस, तो इसका भी इफेक्ट आपको जीरो वेक्टर ही आएगा। चाहे इसको ए क्रॉस जीरो लिखो चाहे जीरो क्रॉस ए लिखो। ये रही इसकी कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज जो आपका नल वेक्टर का होता है। नल वेक्टर को आप किसी में भी ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए तो कंबाइंड इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर किसी रियल नंबर से नल वेक्टर की मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे नल वेक्टर का किसी भी वेक्टर के साथ तो भी जीरो आएगा। नल वेक्टर का किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो उसको भी जीरो आएगा। अब आइए इसका कुछ हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। फिजिकल एग्जांपल नल वेक्टर का जो अपने रियल लाइफ में होता है। अब देखो पहला एग्जांपल हम देखते हैं किसी पार्टिकल का है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइंग एट द ओरिजिन इट इज जीरो वेक्टर। अब देखो कोई एक पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आर वेक्टर जो है वो आपका ओरिजिन पे है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जो आपका आर वेक्टर है, आर वेक्टर इक्वल टू आपका आएगा जीरो आई कैप, क्योंकि ये ओरिजिन पे है, जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो देखो कोई भी पार्टिकल अगर आपका ओरिजिन पे है तो इसको फाइनली क्या हम नाम देंगे? ये रहा आपका नल वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। इसका और सिग्निफिकेंट समझते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल है, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो उसका वेलोसिटी मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव नहीं कर रहा है तो इसका ये फिक्स है, स्टेशनरी बॉडी है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा? देखो अगर कोई चल नहीं रही है तो आप उसको क्या मानोगे? जो वेलोसिटी वेक्टर है वो आपका जीरो आएगा। ऐसे एक और सिग्निफिकेंट इसका दिखाते हैं। मान लेते हैं एक बॉडी है जो भी वेलोसिटी से चल रही है, लेकिन इसका इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन आपका रिप्रेजेंट हम करेंगे जीरो वेक्टर से होता है। तो ये रहा आपका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस जीरो वेक्टर के। तो ये रहा आज का लेक्चर जिसमें हमने वेक्टर के बारे में समझा, स्केलर क्वांटिटी के बारे में समझा, टाइप्स ऑफ वेक्टर समझा, वेक्टर का हम रिजॉल्व कैसे करते हैं उसका 2D और 3D में देखा। इसके बाद हमने उस पे कुछ क्वेश्चंस किए और नल वेक्टर किया। तो वेक्टर का जितना बेसिक्स था वो सब हमने आज के लेक्चर में कवर कर लिया है। आने वाले लेक्चर में हम लोग जितने भी लॉ हैं, चाहे वो एडिशन हो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब करेंगे और उस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। वेक्टर में जितना भी आपका यूज़फुल है वो सब मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो अगर आज के वीडियो में कहीं भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।